नमस्कार। मुस्लिम देशों में ट्रंप के खौफ की खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमास बंधकों की रिहाई में देरी करता है तो खूनी संग्राम देखने के लिए तैयार रहे। इतना ही नहीं, ट्रंप के गाजा पट्टी को हथियाने वाले प्लान से तो तमाम मुस्लिम मुल्क सकते में आ गए हैं। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि उनके गाजा में 3 मकसद हैं। पहला मकसद बंधकों को आजाद कराना, दूसरा गाजा में अपने पहले से तय मकसद को पूरा करना, तीसरा हमास की सैन्य ताकत को पूरी तरह से खत्म करना। नेतन्याहू ने कहा कि हम तीनों मकसदों को हासिल करेंगे। हमारी इस रिपोर्ट में कई और खुलासे होने वाले हैं। आपको जानना चाहिए कि दुनिया किस खतरनाक मोड़ की ओर जा रही है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास को धमकी देते हुए कहा कि अगर शनिवार तक इजरायल से किडनैप किए गए सभी बंधक रिहा नहीं किए गए तो गाजा में सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा। इजरायल के साथ हुए इस डील में हमास संग कैदियों की अदला बदली करनी है। यह डील 3 फेज में 3 चरण में पूरी होनी है। इसमें 42 दिन तक बंधकों को अदला बदली की जाएगी। अभी 5 बार बंधकों की अदला बदली हो चुकी है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अगर शनिवार 12 बजे तक सभी बंधकों को नहीं लौटाया जाता है तो मुझे लगता है कि सीज फायर समझौते को रद्द कर देना चाहिए। इससे पहले हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल की बॉर्डर एरिया पर हमला कर 1200 लोगों का कत्ल कर दिया, जबकि 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। इन लोगों की रिहाई को लेकर 19 जनवरी को कतर में हमास और इजरायल के बीच सीज फायर डील हुई, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण में 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजरायल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। दूसरे फेज में तय है कि अगर पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू हो जाएगी। इस दौरान कोई हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजरायल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें से लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हैं। तीसरे और आखिरी फेज की डील में तय किया गया है कि गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें से 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजरायल को सौंपे जाएंगे। ऐसे हालात में तमाम मुस्लिम मुल्क ट्रंप के गाजा प्लान से परेशान है। युद्ध के बाद गाजा में खेती के 96% संसाधन तबाह हो चुके हैं। 91% लोग भूखमरी झेल रहे हैं। 16% लोगों को अकाल वाले हालात में जीवन जीना पड़ रहा है। 41% आबादी को भोजन की गंभीर कमी झेलनी पड़ रही है, जबकि 34% लोगों को भोजन जुटाने में मुश्किलें आ रही हैं। खेती से जुड़ी 96% संपदाएं बर्बाद हो चुकी हैं। अब गाजा पूरी तरीके से बाहरी मदद पर निर्भर है, जहां हर महीने 15,000 ट्रक की जरूरत होती है जो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन दिसंबर 2024 में केवल 2,205 ट्रक ही आ पाए। आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा कि पूरे गाजा को समतल कर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल यानी बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा पट्टी को अमेरिका के कंट्रोल में लेने की बात कही। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और वहां रिसोर्ट सिटी बनाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि गाजा पट्टी पर बनने वाला नया शहर पश्चिमी एशिया के रोजगार और टूरिज्म का सेंटर बनेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि गाजा में रहने वाले 23 लाख लोगों को मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों में बसाया जाएगा। पश्चिमी एशिया की समस्या को सुलझाने के बारे में अमेरिका ने लॉन्ग टर्म प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है।
ट्रंप के मुताबिक ये प्लान दुनिया भर के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। इसके जरिए जल्द नतीजे सामने आएंगे। ट्रंप का कहना है कि यहाँ पर वर्ल्ड सिटीजन रहेंगे, यानी गाजा पट्टी में वर्ल्ड सिटीजन रहेंगे। इससे साफ है कि अमेरिका परस्त पश्चिमी देशों को लोगों को ही यहाँ बसाया जाएगा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ऐतिहासिक क्षण साबित होगा अगर ऐसा होता है तो। ट्रंप ने अपनी बात साबित करने के लिए कई तथ्य रखे, जैसे गाजा में कोई अस्पताल नहीं बचा है, 12 लाख लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, 36 अस्पतालों में सभी क्षतिग्रस्त और 17 आंशिक तौर पर चालू हैं, जहां दवाओं और संसाधनों की भारी कमी है। पूरे युद्ध के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के केंद्र पर 654 हमले किए गए। गाजा के लगभग 5.6 लाख लोग डायरिया से पीड़ित है। गर्भवती महिला और बच्चे बुरी हालत में हैं। साल 1924 में ही सांस के संक्रमण के 12 लाख मामले सामने आए। ट्रंप का बयान आते ही मिडिल ईस्ट के मिस्र, जॉर्डन समेत कई देशों ने ट्रंप के इस बयान का विरोध किया। सऊदी अरब का कहना है कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं। गाजा में साम्राज्यवादी नियत से किसी भी तरह की घुसपैठ का हम विरोध करते हैं। सऊदी अरब ने कहा कि इजरायल के साथ संबंध केवल फिलिस्तीन के रहते ही संभव है। गाजा के लोगों की बेदखली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रंप अब तक ग्रीनलैंड द्वीप पर कब्जे, पनामा नहर के टेकओवर और अमेरिका के 51वें राज्य के रूप में कनाडा के विलय के इरादे जता चुके हैं। लेकिन गाजा में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के रहने वाले 23 लाख लोगों को बसाने की है। फिलिस्तीनी यहाँ से जाने का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि गाजा में किसी भी तरह से कब्जा करना और वहां के लोगों को विस्थापित करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। यूनाइटेड नेशन ने साफ किया कि गाजा में मानवाधिकारों का उल्लंघन करना गलत है। अंतर्राष्ट्रीय नियम और संधियां गाजा पर अमेरिका के पूर्ण कब्जे में आड़े आ सकती हैं, लेकिन नेतन्याहू का ट्रंप को समर्थन है। वे गाजा को लीज पर दे सकते हैं। गाजा स्वायत्तशासी क्षेत्र फिलिस्तीन के पास है, लेकिन सैन्य और प्रशासनिक कब्जा इजरायल के पास ही है। वैसे ट्रंप ने गाजा में अमेरिका की सेना को उतारने से इनकार नहीं किया है। वहीं हमास के एक सीनियर लीडर अबू जोहरी ने मंगलवार को कहा कि ट्रंप को इस डील का सम्मान करना चाहिए और बंधकों की वापसी का एकमात्र यही तरीका है। जोहरी ने कहा कि धमकी का कोई मतलब नहीं है, इससे मामला और मुश्किल हो जाता है। हमास ने कहा कि अगर एक साथ सभी बंधकों की रिहाई होती है तो यह सीज फायर डील के खिलाफ होगा। इससे पहले हमास ने भी इजरायल के साथ सीज फायर रद्द करने की धमकी दी। हमास ने अपने बयान में कहा कि पिछले 3 हफ्ते से दुश्मन सीज फायर डील का उल्लंघन कर रहे हैं। वे समझौते की शर्त को नहीं मान रहे हैं। हमास ने कहा कि इजरायल की वजह से उत्तरी गाजा में सभी फिलिस्तीनी नहीं पहुंच पाए हैं। हमास ने गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों पर गोलाबारी करने का भी आरोप लगाया। हमास की इस धमकी के बाद ट्रंप का यह बयान आया था। ट्रंप ने कहा कि हमास खुद समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इससे पहले ट्रंप ने गाजा पर कब्जा करके वहां सिटी रिजॉर्ट बनाने की बात कही थी। ट्रंप का कहना है कि फिलिस्तीनी लोगों को गाजा से विस्थापित करके जॉर्डन और मिस्र में बसाया जाना चाहिए। हालांकि जॉर्डन और मिस्र दोनों इस प्लान का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी कि अगर जॉर्डन और मिस्र फिलिस्तीनी लोगों को अपने यहाँ जगह नहीं देता है तो अमेरिका से दी जाने वाली मदद रोक दी जाएगी। ट्रंप इस हफ्ते राजधानी वॉशिंगटन में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करने वाले हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरि मोहन कौशिक जी और संजीव श्रीवास्तव जी, जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी, हमास कह रहा है कि ट्रंप असल में अपरोक्ष रूप से जाति संहार में शामिल हैं, एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए प्रसून जी, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा का प्लान है, ये एक अनकन्वेंशनल प्लान है।
और ये एक नया जो है विचार है, नया उन्होंने एक अपना एक प्रस्ताव रखा है। और इस प्रस्ताव के ऊपर अभी एक चर्चा चल रही है, चर्चा की शुरुआत हुई है मैं कहूँगा। और इस संदर्भ में आने वाले समय में इजिप्ट के द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी वार्ताओं का जो दौर है वो होगा। और इजिप्ट और जॉर्डन और अन्य जो मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्र हैं वो इसी महीने के अंत में इस प्लान के ऊपर विचार मंथन करने के लिए विचार मंथन करेंगे। लेकिन हमारे दर्शकों को यह समझना होगा कि अगर ट्रंप कहते हैं कि गाजा पर हमारा पहला हक है, तो उसके पीछे वह क्या दलील दे रहे हैं संजीव जी? देखिए, दलील बहुत साफ है कि वो ये चाहते हैं कि गाजा के जो लोग हैं वो अन्य देशों में जाकर के बस जाए, जिसमें कि जो गाजा के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, वहां पर पहले से ही जो है फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज हैं। और ये जो 23 मिलियन की जो लगभग आबादी है वो इन जो पड़ोसी राष्ट्रों को अपने शरण में ले लेना चाहिए। इस तरीके का जो बात है, इस तरीके का दबाव है वो राष्ट्रपति ट्रंप अनेक पड़ोसी राष्ट्रों पर डाल रहे हैं, और जिसको कि लेकर के एक रेसिस्टेंस है। और आप देखिए तो जो पूरा जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल का जो आतंकवाद के विरुद्ध, हमास के विरुद्ध जो युद्ध चला, उसमें इन पड़ोसी राष्ट्रों ने अपने दरवाजे नहीं खोले। बहुत दबाव के बाद कभी कभी कोई राफा क्रॉसिंग, कभी कोई क्रॉसिंग खोल दी जाती थी, लेकिन कोई बड़ी संख्या में इन राष्ट्रों ने रिफ्यूजीज को कभी भी नहीं लिया। भले से गाजा में कितने भी लोग मारे जाते रहे हों, चाहे वो कितने भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कितनी भी वर्स्ट क्यों नहीं रही हो, इन राष्ट्रों ने अपने दरवाजे तब भी नहीं खोले थे। तो अब तो वहाँ पर एक सीज फायर की स्थिति है और एक शांति की बात चल रही है। तो ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्रपोजल है, क्या ये जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं जो गाजा के, क्या वो मानेंगे? जॉर्डन में बताया जाता है आधी आबादी फिलिस्तीनी नागरिकों की है, तो जॉर्डन को क्या सहूलियत होगी? उसको ऐतराज क्यों, जबकि युद्ध की स्थिति चल रही है? सामान्य तौर पे लोग ऐसे लोगों को अपने यहाँ शरण दे देते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह ना हो। तो क्या फिलिस्तीनी लोग जॉर्डन के लिए नुकसानदेह हैं संजय जी? देखिए, कल राष्ट्रपति ट्रंप और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के बीच में जो व्हाइट हाउस में जो बातचीत हुई, वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको फॉलो कर रहा था। और उसमें जॉर्डन की तरफ के राजा ने ये कहा कि हम 2000 ऐसे जो है गाजा के जो फिलिस्तीनी बच्चों को जो कि बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड हैं, उन्हें हम अपने देश में लेंगे। और जैसे ही उन्होंने इस बात को रखा, राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत ही कहा कि ये जो आपने विचार रखे हैं ये मेरे कानों में संगीत जैसा है, इट इज म्यूजिक टू माय ईयर्स। और बहुत अच्छा प्रस्ताव है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत ही उसकी सराहना की। और फिर जॉर्डन के राजा से ये पूछा गया कि क्या इस ट्रंप के जो पीस प्लान को आप स्वीकार करते हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, अभी इसके बारे में जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो राष्ट्र हैं वो अपनी विचार मंथन को करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इसी महीने के लास्ट में मिडिल ईस्ट रीजन के कई राष्ट्र इजिप्ट के नेतृत्व में मिलने वाले हैं, और उसके बाद ही इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा प्रसून जी, ये एक अनकन्वेंशनल विचार है, एक नया विचार, अनकन्वेंशनल विचार है, और यह केवल ट्रंप के साथ ही आ सकता था। जो ट्रंप आ चुके हैं, ये हकीकत है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को भी आईना दिखाया है। उन्होंने बता दिया कि आपकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। अब यूएन को तय करना है कि वह अपनी भूमिका को कैसे देखता है। अमेरिका के लिए यूनाइटेड स्टेट की भूमिका खत्म हो चुकी, यूनाइटेड नेशन की भूमिका खत्म हो चुकी है। हरिमोहन कौशिक जी मेरे साथ मौजूद हैं। हरिमोहन कौशिक जी, आखिर जब ट्रंप कह रहे हैं कि अब गाजा पट्टी नए सिरे से बसाया जाएगा और इसका स्थायी समाधान किया जाएगा, उसमें गाजा पट्टी में पश्चिमी देशों के लोग बसाए जाएंगे, और जो उनकी धारणा है या जो विचार है उससे साफ है कि अरबपति लोगों का ठिकाना होगा, और वो ऐसे लोगों का ठिकाना होगा जो तमाम तरह के झंझावतों से जूझ सकते हैं, यानी युद्ध के कारोबारी होंगे। तमाम ऐसे लोग होंगे जो युद्ध ही भड़काने का काम करते हैं, और जब वह वहां रहेंगे तो वह स्थायी शांति का एक अड्डा बनेगा। आपको लगता है कि ये ट्रंप की यह पहल वास्तव में शांति लाएगी? सर थैंक यू। मैं जो आपने अभी लास्ट में शब्द बोले, मैं उसी को थोड़ा सा दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, दूसरे तरीके से कहना चाहूंगा।
ट्रंप का राष्ट्रपति बनने से पहले क्या बिजनेस था? पहला उसका सबसे बड़ा बिजनेस था रियल एस्टेट का। तो बहुत बड़े रियल एस्टेट के मालिक हैं और ये लगभग 50-60 हजार करोड़ रुपए के आसपास की रियल एस्टेट बिजनेस को ओन करते हैं। सर, रियल एस्टेट बिजनेस इनका सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में है। ट्रंप टावर नाम से जो टावर है वो ट्रंप के बिजनेस की या रियल एस्टेट बिजनेस का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। अब सर, हम गाजा को एक बार देखते हैं। एक रियल एस्टेट डेवलपर को गाजा कैसा दिखाई देगा? रियल एस्टेट डेवलपर को गाजा एक रॉ फॉर्म में ऐसी प्राइम लोकेशन पर 20 किलोमीटर बाय 140 किलोमीटर का इतना बड़ा पैच दिखाई देगा, जिसके ऊपर दुनिया की सबसे महंगी, सबसे प्रॉफिटेबल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर एक स्पेस दिखाई देगा, जहां अगर रियल एस्टेट डेवलप किया जाए तो आप ही के शब्दों में अरबपति बिजनेसमैन का सबसे बड़ा अड्डा बनेगा ये। और इतना बड़ा खाली स्पेस अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके पैसा कमाया जाए तो क्या बुरा है? अब ये आइडिया कहाँ से आया? सर, ये आइडिया आया सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया भी ऐसी ही एक लगभग 110 किलोमीटर लंबी सिटी बना रहा है, जिसके अंदर इसी तरीके का सारा सिस्टम बनाया गया है। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया की जगह अगर हम देखें तो यहाँ पर IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैफा पोर्ट तक बनाया जा रहा है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट यहाँ होगा, लैंड रूट, यानी मुंबई पोर्ट से शुरू होकर। चलिए ठीक है, ये तो व्यापार की बात हो गई, लेकिन अभी ताजा जो हालात है युद्ध के, उससे साफ है, जैसे ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका का पहला हक है गाजा पर, वो हक कैसे बनता है? थोड़ा लॉजिक दे के बताइए जी। सर, लॉजिक ऐसी चीजों में कुछ नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी बहन। चलिए ठीक है, ट्रंप ने कहा कि 92% घर गाजा में खत्म हो चुके हैं, 95% स्कूल नष्ट हो चुके हैं और बर्बाद हो चुके हैं, 75% पानी के स्रोत बर्बाद हो चुके हैं, 91% भूखमरी के शिकार हैं, खेती के 96% संसाधन नष्ट हो चुके हैं। अब ऐसे में सामान्य आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा अगर आती भी है आबादी तो। अब ऐसे में अगर इस आंकड़े सही हैं और जो कि दिखता भी है कि सही हैं, तो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जॉर्डन और मिस्र अपने यहाँ लेता क्यों नहीं है? क्या फिलिस्तीनियों को लेकर कोई आशंका है उनके चाल चरित्र को लेकर? ताकि ये, चूंकि सऊदी अरब भी अपने यहाँ नहीं चाहता है बसाना, जॉर्डन नहीं चाहता, मिस्र भी नहीं चाहता। जॉर्डन इसलिए भी मायने रखता है चूंकि 50% से ज्यादा जनसंख्या उसकी फिलिस्तीनी है। हरिमोहन जी। सर, जॉर्डन के साथ प्रॉब्लम तो यही, और जॉर्डन ही नहीं, पूरी दुनिया में फिलिस्तीनियों के साथ प्रॉब्लम ये है, ये हाईली रेडिकलाइज्ड माइंड पीपल हो चुके हैं। पहली बात, जॉर्डन के अंदर फिलिस्तीनियों ने कू डिटेक्ट करने की कोशिश की थी और जॉर्डन के राजा को मार के सत्ता हथियाकर जॉर्डन को फिलिस्तीन स्टेट बनाने का एफर्ट किया था, जिसमें जियाउल हक जो पाकिस्तानी जनरल है उस टाइम पर ब्रिगेडियर होते थे, उन्होंने एक रात में ब्लैक फ्राइडे को अप्रोक्सीमेट 25,000 के करीब फिलिस्तीनियों को मारा था, तब जाके फिलिस्तीनी घबराए थे। दूसरी तरफ सर, दूसरा एक और एस्पेक्ट है जो दुनिया डिस्कस नहीं करती। सर, जब तक जगह पर वो फिलिस्तीनी लोग मौजूद थे गाजा पर, उनका दावा इजराइल पर था। जैसे ही फिलिस्तीनी गाजा को खाली करके दूसरे देशों में शरणार्थी की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएंगे, सर वो दावा भी खत्म हो जाएगा और दावा ही नहीं रहेगा। फिर पूरी दुनिया के किसी भी कोर्ट में आप करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ दावा ही रह जाएगा। ये हम एक मुस्लिम कम्युनिटी तातार मुस्लिम्स के साथ स्टालिन ने किया था। तब 15 लाख तातार मुस्लिम्स को क्रीमियन पेनिनसुला से भगा दिया गया। क्रीमिया में एक भी तातार मुस्लिम नहीं रहा। वो दुनिया के सबसे बड़ी रिफ्यूजी कम्युनिटी है जो कजाकिस्तान में रहती है। उनके पास ना तो कोई रिसोर्स ना और कुछ, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर वो दावा करते हैं उस जगह पर वो है ही नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है।
चलिए, ऐसे में था। यूनाइटेड नेशन का अहम रोल हो सकता है। संजीव श्रीवास्तव जी, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या केवल मूक दर्शक बन के रह गया है कि अभी भी उसकी कोई अहमियत बाकी है, और बाकी है तो ट्रंप की नजरों में वह अपनी अहमियत कैसे साबित कर सकता है? संजीव जी। देखिए प्रसून जी, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है वो पूरी तरीके से जो है समाप्त होती जा रही है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ यदि अपने आप को रिफॉर्म नहीं करता है, यदि उसमें वो अपेक्षित बदलाव नहीं लाता है, यदि वो 21वीं सदी के तीसरे दशक की रियलिटीज के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करता है, तो मैं बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि उसका भी हश्र वही हो सकता है जो लीग ऑफ नेशंस का हुआ था, और वो भी कोलैप्स भी कर सकता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का तो मैं यहाँ पर फिर उसकी कोई भूमिका यहाँ पे नहीं देखता हूँ। लेकिन एक बात प्रसून जी मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। देखिए कोई भी राष्ट्र होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी अपनी एक मातृभूमि होनी ही चाहिए। और अगर आप फिलिस्तीन के लोगों की बात करें तो फिलिस्तीन के लोगों को भी अपनी मातृभूमि को रखने का हक है, और यदि उस हक को कोई समाप्त करने की कोशिश करेगा तो वो उसी तरीके का कृत्य करेगा जैसा कि जो है ज्यूस के साथ कई लोगों ने करने की कोशिश की थी। और जो इजराइल जो 1948 में अस्तित्व में आया था, एक लंबी लड़ाई के बाद उसने अपने मदरलैंड को हासिल किया था, और इसके पहले इजराइल के जो ज्यूज नागरिक थे उनकी इतनी क्लींजिंग करने की जो कोशिश है वो अनेक जो है साजिशकर्ताओं ने की थी। हिटलर जाहिर है कि उसका सबसे बड़ा सरगना था, और उसके अलावा भी अन्य लोगों ने ऐसा किया। लेकिन इजराइल के लोगों ने, ज्यूज लोग के लोगों ने एक बहुत संकल्पबद्ध लड़ाई लड़ी और अपनी एक मदरलैंड को हासिल किया। और इजराइल के लोगों को मिडिल ईस्ट में रहने का पूरा हक है, और इसीलिए चाहे मैं स्वयं या पूरा भारत का राष्ट्र आज की जो सरकार है वो इजराइल के लोगों को बहुत सम्मान के साथ देखती है। लेकिन उसी तरीके का जो राइट है वो जो फिलिस्तीन में आतंकवादियों की बात नहीं करता, लेकिन जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं, मैं किसी धर्म के पहलू से भी इसको संजीव जी बड़ा सवाल ये है कि जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो यह तय होना चाहिए कि किनके साथ हम नैतिकता वाली बात कर रहे हैं। क्या उन लोगों के साथ जो शातिर हैं, अपराधी हैं, आतंकी हैं, उनकी बात कर रहे हैं? इनका जवाब केवल ट्रंप जैसे लोग ही हो सकते हैं, और यही स्थिति भारत में भी देखने को मिली जब जब हम उदार हुए हैं। आज भारत का इजराइल के साथ जो नजदीकी संबंध बढ़ रहे हैं, नजदीकियां बढ़ रही हैं, उसके पीछे कारण यह है कि हालात वहां भी है। हम तो लिबरल होते जा रहे हैं, वह आतंकी बनते जा रहे थे। अब ट्रंप जैसा नेता आता है तो हरिमोहन कौशिक जी, क्या मुस्लिम कट्टरपंथ और आतंकवाद ट्रंप के आने के बाद अंतिम सांसें गिन रहा है? सर, मुस्लिम कट्टरपंथ जो है वो अंतिम सांसें गिन रहा है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफी ज्यादा दबाव में है। क्योंकि जब तक ट्रंप 10 से 15 साल या ट्रंप जैसा कोई व्यक्ति 10 से 15 साल अमेरिका पर नहीं रहेगा, ये इस्लामिक कट्टरपंथ ऐसे ही चलता रहेगा। 4 साल में ये थोड़ा कम जरूर होगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि क्या टेररिज्म खत्म हो जाएगा, सर टेररिज्म एक बिजनेस है। वो बिजनेस ट्रंप के टाइम पर आकर थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा एक पॉज फॉर्म में आ सकता है, खत्म नहीं होगा। हरिमोहन कौशिक जी, इस बात पे मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। ट्रंप ने अपनी भूमिका साफ कर दी अमेरिकी प्रशासन को। जो लोग डीप स्टेट कहते थे, अमेरिकी राष्ट्रपति के इतर एक शासन चलाने की मंशा पाल के रखे थे, आते ही उन्होंने तमाम उन एजेंसियों को बंद कर दिया, यूएसएड जैसी एजेंसियों को जो दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाती थी। ट्रंप की कुछ भी कोशिश हो, लेकिन वह आतंक का व्यापार करता नहीं दिख रहा है मौजूदा समय में। वह आपको सीधे बोल रहे हैं मैं वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट सिटी बनाऊंगा। कहां बसाऊंगा? गाजा सिटी में, गाजा पट्टी पे, और खुले तौर पे ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर युद्ध लड़ना होगा तो सीधे तौर पे लड़ेंगे। और अभी जो दुनिया के 5-6 बड़े मुल्क और उनके ताकतवर नेता एक साथ दिख रहे हैं, जिसमें चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, भारत के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी, ऐसे तमाम नेता एक साथ दिख रहे हैं जो आतंकवाद के खिलाफ खुली लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि यह लड़ाई किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाएगी इन लोगों के शासनकाल के दौरान ही?
पर देखिए, निष्कर्ष पर ये लड़ाइयां कभी नहीं पहुंचती हैं। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं कि सर देखो, टेररिज्म केवल वो नहीं जिसमें बम फोड़े जाते। टेररिज्म वो भी होता है जहां आप किसी के घर के को अपनी लठ के जोर पे, ताकत के जोर पर ये कहते हैं कि इस पर मेरा अधिकार हो चुका है। ट्रंप का गाजा पर बड़ी बात कह रहे हैं हरिमोहन कौशिक जी। हरिमोहन कौशिक जी कह रहे हैं कि एक आतंकवाद खत्म हो रहा, दूसरा नए तरीके से शुरू हो रहा है। संजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैं प्रसून जी बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो समस्या का एकमात्र अगर कोई सोल्यूशन हो सकता है तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन है। और 2 स्टेट सोल्यूशन में इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों साइड बाय साइड हार्मोनियस तरीके से रहें और एक दूसरे को सम्मान दें और एक दूसरे की जो आइडेंटिटी है उसको। संजीव श्रीवास्तव जी, दिक्कत केवल इसी बात की है जो हरिमोहन कौशिक जी ने शुरू में कहा कि हम तो शांति की बात कहते हैं, लेकिन वहां की पूरी पॉपुलेशन रेडिकलाइज हो चुकी है, उससे शांति की बात करना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, प्रसून जी 1 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सारे लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, सब हमास हो चुका है, सब आतंकी हो चुके हैं। वैसे तो अगर सभी रेडिकलाइज हो जाए तो फिर वेस्ट बैंक के सारे लोग भी रेडिकलाइज्ड हैं और ऐसे में तो पूरा फिलिस्तीन ही रेडिकलाइज्ड है। तो फिर हम फिलिस्तीन से ही भारत क्यों संबंध रखें, क्योंकि भारत तो आतंकवाद का विरोधी है? तो मुझे नहीं लगता है। सामान्य लोगों की आप बात न करें और जनरलाइज्ड इसको करने की आवश्यकता नहीं है। जनरलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चीज तो तय है कि शांति की पहल होनी चाहिए, लेकिन जा सकती है। जी, शांति की पहल होनी चाहिए, लेकिन उचित लोगों के बीच। आप कभी हैवानों के साथ शांति का समझौता करते हैं तो समझिए आप अपनी जान को सासत में डाल रहे हैं। आप दोनों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।